हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 13। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। राजनीति करतब दिखाते नट की वह रस्सी है जिस पर सामंजस्य की लाठी से संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होता है। जो ये संतुलन बना ले जाता है वह करतब पूरा कर लेता है और विजेता कहलाता है। वह लोकतंत्र में जनता रूपी तमाशाइयों की तालियों का हिस्सेदार होता है। संजय ये करतब बखूबी निभाता हुआ चल रहा था। नसीम की हत्या के बाद मुसलमानों का वोट अनुपम राय के पाले में चले जाने के बाद उसने अपनी जगह रफ़ीक को खड़ा कर दिया। मुस्लिम विद्यार्थियों के वोट बंट गए और साथ ही रफ़ीक के अपने व्यवहार से भी विद्यार्थी उसकी ओर हुए। लड़कियों की सहानुभूति ज्योति की आत्महत्या के बाद स्वाभाविक रूप से संजय की तरफ हो गई थी। इस शहर में लड़कियों के वोट का प्रतिशत हालांकि बहुत कम रहता था, मगर संजय ने इस दफ़ा लड़कियों की सुरक्षा को ही मूल मुद्दा बनाकर छात्राओं और उनके घर वालों का भी समर्थन अपनी ओर कर लिया था। दलित छात्रों में रफ़ीक ने अपनी साख बना ही ली थी। समस्या वही रस्सी के सामंजस्य की आ रही थी। छात्रों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे विचारधारा से ज़्यादा सुविधाओं से मतलब था, मुफ्त की सुविधाएं। ऐसे विद्यार्थियों को उस ओर झुका जाना था जिस ओर सुविधाएं दिखती। पढ़ाई और समस्याओं का निराकरण तो संजय और रफ़ीक मिलकर करते ही आ रहे थे, मगर फिर भी ऐसे विद्यार्थियों की था ले पाना संभव नहीं हो पा रहा था। चुनाव नज़दीक आते जा रहे थे। आज रफ़ीक को चुनावी काम से ही बिरजू के साथ बाजार जाना था और संजय को पैसे का बंदोबस्त करने के लिए निकलना था। संजय और बिरजू कार्यालय में थे, मगर रफ़ीक अभी पहुंचा नहीं था। उसी का इंतज़ार करते हुए बिरजू ने संजय से कहा, भैया, कॉलेज में ये जीन्स टी शर्ट पैंट वाले हीरो सब ऊंट हैं साले। क्या हो गया? संजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। किस करवट बैठेंगे पता ही नहीं चल रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, था पता ही नहीं लग रहा उनका। हमारे मुंह पर हमारी जलेबी छानते हैं, अनुपम राय के मुंह पर उसका शहद टपकाते हैं। बिरजू ने कहा, खाए अघाए लड़के हैं, इनको कॉलेज, जिला, राजनीति, रफ़ीक, अनुपम राय से मतलब नहीं है। अपने में जीने और खुश रहने वाली प्रजाति हैं ये। संजय ने आईडी कार्ड देखते हुए कहा। फिर कैसे सटेंगे ये लोग? नई उम्र वाले लड़के हैं, ज़्यादातर बाहरी हैं, जिनका कहीं नहीं हुआ एडमिशन या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल के चक्कर में साल गंवाए हैं और अब कोई उपाय नहीं रहने पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इनको सिम बांटो, 3 महीना फ्री वाला। साथ में प्रभु जेरोक्स वाला को बोल के नोट्स फ्री जेरोक्स करवा दो। वोट गिर जाएगा रफ़ीक के हिस्से, संजय ने कहा। बात तो ठीक है भैया, लेकिन सिम आएगा कहाँ से? तुम्हारे पास जितना आई कार्ड है ना, जो मिट्टी तेल निकालने के लिए आया था, उसको जेरोक्स करवाओ। प्रभु वाले को ही दे दो, बाकी फार्म वो खुद भर लेगा। 300 सिम ले जाना कम से कम। हॉस्टल में, लॉज में, घर में, जहाँ भी मिले इनको सिम पकड़ा दो, फ्री बता के। गलत नहीं होगा भैया, 3 महीना बाद अपने बंद हो जाएगा। वेरिफिकेशन होगा तो वेरीफाई करवा लेगा सब, या फिर छोड़ देगा सिम। तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अगले साल कोई दूसरा रफ़ीक फिर देगा। तुम चिंता ना करो, कल ये काम करवाओ। ठीक है भैया। भैया एक और बात। कहो। भैया,
क्या हम ही देख रहे हैं या आप भी देख पा रहे हैं? बिरजू ने थोड़ी उलझी हुई बात की। क्या? संजय ने पूछा। यही कि रफीक भाई का मन कहीं और रहता है। वे ग्लानि में तो हैं, अध्यक्षी लड़ तो रहे हैं, मगर उनका मन कहीं और है। वे बस साथ निभा रहे हैं। हाँ, उज़्मा को लेकर परेशान हैं। कहता नहीं है मगर हम समझते हैं, संजय ने कहा, जिसका बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो तुम निकलो, सिम निकलवा लो, जल्दी बांटना भी है। कहकर संजय कार्यालय से निकलता हुआ तो उसने देखा कि रफीक अब कार्यालय में प्रवेश कर रहा है। यार नेता, नाड़ा का गांठ फंस गया था, खुला ही नहीं, कैंची से काटना पड़ा, इसी वजह से लेट हो गया। कैंची वैंची वहाँ मत ले जाया करो मियाँ, एक बार कटाई है दोबारा उड़ जाएगा, संजय ने मजाक किया, जिस पर रफीक ने महज मुस्कुराकर कोरम पूरा किया। संजय ने यह बात गौर किया और फिर रफीक से कहा, मियाँ, हसन साहब का फ़ोन स्विच ऑफ है, हम ज़रा पैसा लेकर आते हैं। तुम तब तक एक काम करो, बद्री प्रसाद छेदी लाल के दुकान में घुस जाओ, 3 तरह का सदरी पहनो, 3 तरह से फ़ोटो खिंचवाओ, एक हाथ जोड़ के, एक टाटा करते हुए और नमाज पढ़ते हुए। फोटो हो जाए तो सदरी उतार के चले आना चुपचाप, संजय ने लगभग एक सांस में बिफरते हुए कहा। जब उसने देखा कि रफीक कुछ भी नहीं कह रहा तो उसने बिरजू से मुखातिब होकर कहा, बिरजू। हाँ भैया। ऐसा करो, सिम वाला काम अभी निपटा लो और कल सुबह मियाँ को लेके रवीना स्टूडियो चले जाना। उसको कहना मियाँ का फ़ोटो निकाल दे और गोरा करने की कोशिश में मियाँ को सुर्खी लाली ना लगा दे, वैसे ही गोरा है मियाँ, जैसा फ़ोटो है वैसे ही पोस्टर निकलेगा। साला पिछले चुनाव में आदिल अली नेता का ऐसा पोस्टर निकाला कि भाई को पठानों का रिश्ता आने लगा था। संजय ने ये बात इतनी गंभीरता से कही कि रफीक को हंसी आ गई। हालांकि वह रवीना स्टूडियो का जिक्र सुनकर उदास हो गया था। रवीना स्टूडियो, स्टेशन रोड, बलिया। ये सिर्फ एक फोटो स्टूडियो का पता नहीं है, ये जिले के नेताओं का आखिरी ठिकाना भी है। फोटो, बैनर, पैम्पलेट्स पर तस्वीर लगानी है तो तस्वीर रवीना स्टूडियो की ही होनी चाहिए। नेताजी गाल पर छुरे का दाग है, रवीना स्टूडियो को फोटो में नहीं दिखेगा। नेताजी की दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, काली कर दी जाएगी। नेताजी के व्यक्तित्व में नेता वाली बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, विभिन्न मुद्राओं में उनकी तस्वीर ऐसी निकाली जाएगी कि नेता युवा तुर्क ही लगेगा। ये सब कुछ संभव है रवीना स्टूडियो में। बिरजू आज रफ़ीक को लिया यहीं आया। रफ़ीक ने स्टूडियो की ओर देखा तो उदास हो गया। उसने उसी उदासी में बिरजू से कहा, यहाँ कहाँ बे? जिला में और कोई स्टूडियो नहीं है क्या? है तो सही भैया, लेकिन यहाँ फ़ोटो टनाटन निकलता है, लोड़ा निकलता है। देखें हम, चिकनफट लौंडे के लिए हैं सब। सिनेमा रोड चलो, वहाँ कुछ स्टूडियो हैं, वहीं खिंचवाएंगे फ़ोटो, रफ़ीक ने कहा। भैया, लेकिन नेता भैया एडवांस पैसे दे दिए हैं यहाँ। बिरजू ने रुकते ठहरते हुए रवीना स्टूडियो की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। पैसा दे दिया है? साला फ़ोटो के लिए कहीं पैसा दिया जाता है? मुस्तकिम हसन का पैसा हाथ आया है तो ऐसे उड़ाएगा? अरे कट्टा निकाल लेते तो ये फ़ोटो निकाल देता, इसके लिए पैसा क्या देना था? रफ़ीक ने दुकान के काउंटर पर पहुंचकर उसी लड़के को देखते हुए कहा। लड़का रफ़ीक को देखते ही पहचान गया और मुस्कुरा दिया। रफ़ीक को अब की उसकी मुस्कुराहट से कुढ़न हुई। उसे पुरानी बात ताज़ा हो गई। उसने फ़ौरन अपने कमर में घुसा हुआ कट्टा निकाला और लड़के को दिखाते हुए बोला, बहुत हंसते हो बेटा, एक मुंह तो कम पड़ जाता होगा, यहीं माथे पर दूसरा बना दें, हंसते रहना। लड़के ने जब कट्टा अपनी ओर तना देखा तो सटक गया और बिरजू की ओर देखने लगा।
बिरजू ने फौरन रफीक के हाथ से कट्टा लेते हुए कहा, फोटो खींच लेने दीजिए भैया, फिर चाहे माथा में मुंह में बना दीजिए, चाहे पिछवाड़े में पंक्चर, सब बनवा लेगा। रफीक ने देखा कि बिरजू ने कट्टा लेकर अपने पॉकेट में रख लिया। दो हथियार क्यों रख लिए? रफीक ने बिरजू को डपटते हुए कहा, भैया देश की राजनीति अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है कि नेता कट्टा लेकर फोटो खिंचवाए। उसके लिए अब भी हाथ ही जोड़ना पड़ता है। आप फोटो निकलवा के आइए, हम यहीं हैं। बिरजू ने कहा। रफीक ने उसे एक नज़र देखा, मुस्कुराया और स्टूडियो के भीतर घुस गया। भीतर घुसते ही उसने महसूस किया कि भीतर पहले से ही कोई है। उसे ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। स्टूडियो में जल रही एकमात्र लाइट के नीचे उज़्मा बैठी थी। वह उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। रफ़ीक की समझ में सारा मामला आ गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह समझ गया कि ये सारी व्यवस्था संजय की बैठाई हुई है। अपने ठगे जाने के क्रुद्ध रफ़ीक ने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा उसके घुसते ही बाहर से बंद कर दिया गया था। बिरजू, खोल दरवाज़ा, रफ़ीक ने दरवाजे पर लात मारते हुए कहा। दरवाज़ा बहरहाल न खुला। दरवाजे पर लगातार लात पड़ते देख उज़्मा भी सिहर उठी, मगर उसे अपनी बात रखनी ही थी, इसलिए आगे बढ़ाई। रफ़ीक दरवाजे की ओर चेहरा किए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहा। दुबले हो गए हैं, उज़्मा ने रफ़ीक से कहा, जिसका रफ़ीक ने कोई जवाब नहीं दिया। बहरे भी हो गए हैं लगता है। मैंने कहा दुबले हो गए हैं, उज़्मा ने ज़रा ज़ोर से कहा। बिरजू, दरवाज़ा खोल दे, कुछ नहीं करेंगे, अगर तोड़ के निकले तो छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह कसम। रफ़ीक ने उज़्मा की बात से बेपरवाह होकर चिल्लाकर कहा, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या गलती? उज़्मा ने अब की रुआसी आवाज़ में कहा। दरअसल बिल्कुल सामने रफ़ीक की इस बेरुखी से उसे बुरा लग रहा था। रफ़ीक ने जब उसकी भारी आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खींचना बंद कर दिया। थोड़ी देर चुप रहा और फिर क्रुद्ध आवाज़ में ही बोला, चली जाओ। क्यों चले जाएं? आप बता दीजिए हमारी गलती, फिर हम चले जाते हैं। बेहतर फिर हम ही चले जाते हैं। बिरजू, अंतिम बार कह रहे हैं, खोल दे बेटा, रफ़ीक ने फिर चिल्लाकर कहा। हमें सच में नहीं मालूम था कि इसरार के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें क्या, इसरार को भी नहीं मालूम था। वह तो अनुपम राय और उनके लोगों ने बहका। उज़्मा ने मौका मिलता ना देखकर जल्दी में ही अपनी बात रखनी चाहिए, मगर रफ़ीक ने बीच में ही टोक दिया। देखो, फालतू की बात मत करो। मुझे तुमसे ना कोई शिकायत है, ना ही कोई बात करनी है। ये मर्दों के बीच की बात है जो मैं तुमसे नहीं कहना चाहता। कह दीजिए। सुन तो लूं कि घर के मर्दों से क्या अलग आप बात करते हैं, उज़्मा ने कहा। उसे मरना होगा, रफ़ीक ने सीधा कहा। कोई अलग बात तो नहीं है। घर वाले भी इसी लहजे में बात करते हैं। मार दीजिए, फिर घर वाले कोई इंतज़ाम लगाकर आपको मार देंगे। सहना तो बस हमें है, औरतों को। उज़्मा ने एक सांस में रोते हुए ही कहा। रफ़ीक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर सुबकने के बाद उज़्मा ने फिर कहना शुरू किया। आपने अनुपम को थप्पड़ मारा, हुआ क्या? ज्योति गई। इसरार ने नसीम भाई को मारा, हुआ क्या? अम्मी रोज़ इस डर में जीती हैं कि इसरार गया। आप इसरार को मार दीजिए और साथ ही मुझे भी, क्योंकि मैं अब इस दुख में जीना नहीं चाहती जिसमें मैंने ज्योति को मरते देखा है और अम्मी को मरते देख रही हूँ। कहते कहते ही उज़्मा ने अपनी आंखें रफ़ीक की पीठ पर सटा दी। रफ़ीक ने पहले तो हटने की कोशिश की, मगर जब उज़्मा ने पीछे से दोनों हाथों से उसे बांध लिया तो उसने ज़बरदस्ती नहीं की। उज़्मा रोती रही।
रोती रही, इतना कि आंसुओं के नमक तनकर खड़े पेड़ को गला दिया। रफ़ीक पहले उससे अलग तो हुआ, मगर अब साथ ही लगी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी नहीं थी और गुस्से में पागल हुए रफ़ीक को इस बात की समझ भी नहीं थी। उज़्मा को कुर्सी की ज़रूरत भी नहीं थी, वह नीचे ही बैठ गई। उसने रफ़ीक के बाएं घुटने पर अपना सिर रख दिया। रफ़ीक ने घुटना नहीं हटाया। आंसू अब ढुलक कर रफ़ीक के घुटने पर गिरने लगे। इसरार को माफ़ कर दीजिए, नादान है वो। उज़्मा ने रफ़ीक की घड़ी के शीशे पर उंगली फिराते हुए कहा। नहीं कर पाता। हर रोज़ सोचता हूँ कि ना सोचूं, हर रोज़, मगर नसीम का हंसता चेहरा मेरे सामने आ जाता है। और उससे भी ज़्यादा परेशान करती है वो बात कि निशाना दरअसल मैं था। न मैंने उस दिन उसे अपनी गाड़ी दी होती, न नसीम की मौत होती। नसीम मेरी मौत मरा, रफ़ीक ने छत की ओर देखते हुए कहा। ऐसा बोझ नहीं रखते, नसीम भाई बेहद भले इंसान थे। अल्लाह मियाँ ज़मीन पर हम जैसे गुनाहगारों को रखते हैं। अच्छे लोगों की ज़रूरत उन्हें भी होती है। उन्हें अल्लाह मियाँ ने बुला लिया। आप खुद को कसूरवार ना समझें। उज़्मा ने अपने दोनों हाथ रफ़ीक के पाँव में फंसाए उसके घुटने पर सिर रखते हुए कहा। फिर भी वह हंसता है मुझ पर, सोने नहीं देता। जब नींद आने को होती है तो कमबख्त पहले आ जाता है जहन में। रफ़ीक ने सिर पकड़ते हुए ही कहा। उसके इतना कहते ही उज़्मा उसका पाँव छोड़कर घूम गई, अपने घुटनों पर ही बैठ गई। अब वह कुर्सी पर बैठे रफ़ीक के ठीक बराबर थी। उसने रफ़ीक की उदास आंखों में देखते हुए कहा। नसीम भाई इतने भले इंसान थे कि वो किसी की नींद भी नहीं खराब कर सकते थे, और फिर आप तो भाई जैसे थे उनके, इसलिए कुछ मत सोचिए, कहकर उज़्मा कुछ देर तो चुप हुई, फिर कुछ सोचकर बोली। एक काम करेंगे, एक आखिरी काम। इतना कुछ किया है मेरे लिए, ये भी कर दे। कहो, रफ़ीक ने उसे देखते हुए ही कहा। अपनी आंखें बंद कर लें, उज़्मा ने कहा। रफ़ीक ने बिना सवाल और शुबा आंखें बंद कर लीं। उज़्मा आगे बढ़ी और रफ़ीक का चेहरा अपनी हथेली के बीच लेकर अपने होंठ रफ़ीक के होंठों पर रख दिए। रफ़ीक ने बदहवासी में आंखें खोल दीं। उज़्मा ने एक हाथ रफ़ीक के गालों पर से हटाकर फिर रफ़ीक की आंखों अपनी हथेली में मूंद लीं। मन की दहक, जमी आग, महीनों की तपन होठों के रास्ते बर्फ होकर पिघल गई। रह गया तो बस आंसू, रह गया तो बस प्रेम, रह गई तो बस बंद आंखें। बंद आंखों में ही रफ़ीक को लगा कि थोड़ा वक्त और गुजरा तो उज़्मा के होंठ उसके होठों के बीच घुलकर ख़त्म हो जाएंगे। उसने इसी डर से खुद को झटके से अलग कर लिया। बर्फ जब पानी हो चुका तो दोनों लोग होश में आए। रफ़ीक ने उज़्मा को ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। उज़्मा ने भी अपने ज़ोर तक रफ़ीक को सहज लिया और फिर कान में फुसफुसाई। मेरे लिए, अपने लिए, और नहीं तो हमारे लिए सबको माफ़ कर दिया जाए। माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। कर दिया, रफ़ीक ने उसकी गर्दन पर ही फुसफुसाते हुए कहा। उज़्मा ने पकड़ ढीली छोड़ी तो रफ़ीक ने भी उसे रिहा किया। आई कैसे? घर वालों को पता है? रफ़ीक ने ही दोबारा पूछा। नहीं, उज़्मा ने ज़मीन देखते हुए कहा। डर नहीं लगा? पता नहीं क्यों, पर अब की डर नहीं लगा। ज्योति के जाने के बाद अब डर नहीं लगता। घर वालों का सलूक? रफ़ीक ने पूछा। मेरे साथ ठीक है, इसरार से ज़्यादा नाराज़गी है। इसरार से कहना डरे नहीं और पढ़ाई पर ध्यान लगाए। रफ़ीक ने शुक्रिया, दिल पर से बोझ हट गया। अब चलूं? उज़्मा ने उठते हुए कहा। हाँ, रफ़ीक भी उसके साथ उठा। नहीं, आप बैठे रहें। संजय भाई ने कहा है कि मेरे निकलने के 10 मिनट बाद आप निकले। उज़्मा ने रफ़ीक को कंधे से बैठाते हुए कहा। रफ़ीक बैठते हुए बोला। अच्छा, तो सारा प्रपंच नेता का नाथा हुआ है, तभी हम कहें बिरजू नहीं कर सकता। रफ़ीक की बात सुनकर उज़्मा मुस्कुराई।
उसने रफ़ीक के गालों पर प्यार टाँका और बुर्का गिराकर दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बिरजू भैया। उज़्मा ने इतना कहते ही एक बार में दरवाज़ा खुल गया। रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए माथा पकड़ लिया। उज़्मा तेज़ कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। रफ़ीक बहरहाल बैठा रहा। उज़्मा के निकल जाने के बाद रफ़ीक को 10 मिनट बैठना था, मगर अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि दरवाज़ा फिर खुला। रफ़ीक ने देखा कि अब कि संजय भीतर आ रहा है। क्या मियाँ, कुछ जड़ी वड़ी मिला के कैसे ही तन्हाई जाया कर दिए। संजय ने दोनों हाथ खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। रफ़ीक उसे देखते ही उठा और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। भाग साला, लगता है भाभी मुगलानी खूब रुला गई हैं। चुप करो। रफ़ीक का रोना मगर चुप नहीं हुआ। वे और ज़ोर से हिचकियाँ लेने लगा। अबे साले, रो लेना, पहले ये बताओ कि जड़ी वड़ी मिला कि नहीं। संजय ने फिर वही बात की। अब की बार रफ़ीक को रोते हुए भी हंसी आ गई। उसने यूं ही गले लगे बिना कुछ बोले हामी भरते हुए सिर हिलाया। ए शाबाश, अब हुआ मोर्चा फतह। तन्हाई में शहनाई बज गया मतलब। संजय ने खुश होकर कहा। बिरजू जो दरवाजे पर खड़ा ये देख रहा था, अंत में बोला, भैया, तन्हाई और शहनाई वाला किस्सा जिला बर्दाश्त कर लेगा। वहाँ फिर भी लड़का लड़की का मामला है, लेकिन ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं ना, ये कोई देख लिया तो स्टूडियो सहित जिले में आग लग जाएगा। पटाक्षेप कीजिए। बकसाला, रफ़ीक ने हंसते हुए अपनी कोल्हापुरी निकाली और प्यार भरी नाराज़गी से बिरजू की ओर चला दी। इतनी सब तैयारियों के बाद भी संजय मुमतइन नहीं हुआ। रफ़ीक तो खैर अब सवारी की सीट पर था और बस उतनी ही चीज़ें करता था जितनी संजय उसे करने को कहता था। वह ऐसा कर संजय को मन की करने देना चाहता था। बहुत मुश्किल से दोस्त दोबारा हासिल हुआ है। वे फिर से उसे खोना भी नहीं चाहता था। हाँ, मगर इतना तो स्पष्ट था कि अध्यक्ष पद के लिए वह स्व उत्साहित नहीं था। चुनाव के दिन समीप आते जा रहे थे। अगर उससे पहले नामांकन दाखिल करना था, जिसके लिए जोर शोर से नामांकन कार्यालय तक जाने के लिए छात्रों की अच्छी खासी भीड़ की ज़रूरत थी। उन्हीं के लिए रफ़ीक आज कार्यालय में बैठा लैपटॉप पर विद्यार्थियों का डाटा जांच रहा था कि तभी बिरजू भीतर आया। भैया, एक लड़का रफ़ीक भैया से मिलने आया था, कुछ समस्या लेके, बिरजू ने कहा। आया था मतलब? अब नहीं? नहीं भैया, ये तो अर्कस भतुआ सब समस्या लेके चले आते हैं। चुनाव आने वाला है, अभी इनको देखेंगे तो फिर रफ़ीक भैया व्यस्त भी थे और हम उसको लौटा दिए। नहीं नहीं, गलत है ये। एक विद्यार्थी ऐसे व्यवहार से 10 को प्रभावित कर सकता है। फौरन जाकर उसको बुलाओ, मियाँ उसकी समस्या सुनेंगे, संजय ने कहा। इतना सुनते ही बिरजू दौड़कर बाहर भागा और कोई 5 मिनट बाद एक छोटे कद के दुबले पतले कमज़ोर लड़के के साथ लौटा। भैया, यही हैं, बिरजू ने कहकर लड़के का परिचय दिया। लड़के ने झुककर रफ़ीक को आदाब किया। संजय को थोड़ा सिर हिलाकर ही अभिवादन किया और फिर खड़ा हो गया। क्या बात है? रफ़ीक ने लड़के को देखते हुए कहा। रफ़ीक के इतना कहते ही लड़का फफक कर रोने लगा। रफ़ीक सहित किसी को कुछ समझ में नहीं आया। संजय ने बहरहाल बिरजू को एक गिलास पानी देने का इशारा किया। बिरजू के साथ रखे घड़े से पानी निकालकर लड़के को देते हुए कहा, बैठ जाइए और जल्दी नहीं है, जब ठीक समझे तभी बोलिएगा। लड़के ने पहले बिरजू का मुंह देखा, फिर हाथ से पानी लेकर एक सांस में गिलास खत्म कर दिया। अपने ही शर्ट के कोरों से आंसू पोंछकर संयत हुआ। थोड़ी देर फिर रुककर उसने रफ़ीक से कहा, भैया, मैं प्राणी विज्ञान द्वितीय वर्ष छात्र हूँ। मेरा नाम अनुपम राम है। लड़के का नाम सुनकर संजय, रफ़ीक और बिरजू तीनों ही मुस्कुराहट छूट गई। ये नाम विपक्षी प्रत्याशी अनुपम राय से बहुत मिलता जुलता है।
फिर भी रफ़ीक ने पूछा, क्या नाम है? जी अनुपम राम। नाम सुनकर रफ़ीक की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। लड़का मुस्कुराहट के पीछे का मंतव्य समझ गया। उसने भी मुस्कुराने की असफल कोशिश की और कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप सब क्यों हंस रहे हैं। दरअसल यही मेरी समस्या का कारण भी है। भाई, नाम परिवर्तन कराना है तो संजय के पिताजी वकील हैं। थोड़ी फीस लेंगे, लेकिन वह काम कचहरी में ही होगा। उसके बाद ही महाविद्यालय में कुछ किया जा सकता है। जी मेरी बात सुन लें। कहो। संजय ने अब की रफ़ीक को रोकते हुए कहा, मैं इब्राहिमाबाद गांव का रहने वाला हूँ। गरीब परिवार से हूँ, मगर बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सब छात्रवृत्ति से ही पार लगाया है। तो अगले साल स्नातक की छात्रवृत्ति भी बैठ जाना। रफ़ीक ने फिर बीच में ही कहा, जिस पर संजय ने उसके कंधे को दबाकर चुप रहने को कहा। लड़के ने जब ये देखा तो उसने कहना जारी रखा, जी मुझे प्रवेश के साथ ही छात्रवृत्ति जारी हुई थी। फिर समस्या कहाँ है? समस्या वही है जिस पर आप हंस रहे थे। मेरा नाम। खुलकर बताओ। बात छोटी सी है। दरअसल मेरे नाम के टाइपिंग में क्लर्क ने गलती कर दी। वह अनुपम राम की जगह अनुपम राय हो गया। पिछले साल की छात्रवृत्ति भी उन्हीं के खाते में गई। इस साल भी कोई सुनवाई नहीं है। अरे ऐसा कैसे? संजय ने आश्चर्य से कहा। जी ऐसा ही है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले कहा कि कार्यालयीय गलती है, जल्द ही ठीक करवा देंगे। 4-5 महीने बीत गए। मैंने कई आवेदन दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता हूँ, मगर आज। कहते कहते लड़के का गला फिर भर आया। संजय ने कुछ पूछना चाहता था, मगर फिर उसने जल्दबाजी करनी उचित नहीं समझी। लड़का थोड़ी देर में खुद ही गले तक आ गए दुख को पीते हुए बोला, पिताजी को लकवे का अटैक आया पिछली रात। गांव वाले बलिया पहुंच गए। एक नर्सिंग होम में दाखिल कराया है। पैसे की ज़रूरत थी तो अनुपम राय के पास गया। उन्होंने कहा कि अभी चुनावी खर्चे हैं, चुनाव के बाद देंगे। मैंने अपनी मजबूरी बताई तो मारकर भगा दिया। पेट में लात से मारा, कहते हुए लड़का फिर रो पड़ा। प्रिंसिपल के पास गए थे? अभी वहीं से आ रहा हूँ। उनके पास वही एक रटा रटाया जवाब है, आवेदन कर दो, कार्रवाई होगी। जब मैंने पुराने आवेदनों के बारे में कहा तो भड़क गए। कहने लगे, तुम्हारी कोई आवेदन हम तक नहीं आई। मैंने जब पावती दिखाई तो कहने लगे कि ये एक काम थोड़े ही है, कहीं दब गई होगी। अब जो आवेदन किया है उस पर कार्रवाई करेंगे। लड़के ने नाक पोंछते हुए अपनी बात खत्म की। कितनी छात्रवृत्ति मिलती है तुम्हें? कहाँ मिलती है? हाँ अगर मिलती तो 3,000 रुपये महीना, लड़के ने कहा। रफ़ीक ने कुर्ते की जेब में हाथ लगाया और 2-2 हज़ार के 5 नोट निकालकर लड़के को देते हुए कहा, ये रखो, अब्बू का इलाज कराओ। लेकिन आप ये क्यों दे रहे हैं? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मेरे छात्रवृत्ति के पैसे निकलवा दें। सो तो हम निकलवाएंगे ही, फिलहाल ये रख लो। संजय ने भी अपने पॉकेट से 4,000 रुपये और देते हुए कहा। पिताजी के इलाज के लिए ज़रूरत नहीं होती तो कतई ना लेता, भरोसा करें, ये एहसान रहेगा आपका, लड़के ने कहा। एहसान चुकाओगे? संजय ने पूछा। मौका देख कर देखिए, लड़के ने कहा। ठीक, अभी जाओ और पिताजी के पास रहो। इलेक्शन के वक्त साथ रहना, ज़रूरत पड़ेगी, संजय ने कहा। लड़का हाथ जोड़कर ही उठ गया और फिर सीधा ही पीछे की ओर लौटकर गेट से बाहर निकल गया। लड़के के जाने के बाद कुछ देर तक इस कमरे में अबोला सा छाया रहा। अचानक कुछ सोचकर संजय के चेहरे पर एक चमक सी आई। बिरजू, इस लड़के का रोल नंबर और प्रवेश तिथि ज़रा जांच कर बताओ, संजय ने बिरजू से कहा। प्रधानाचार्य के कमरे में जब संजय और रफ़ीक घुसे तो देखा कि अनुपम राय प्रधानाचार्य के कमरे से बाहर निकल रहा था। कक्ष के गेट पर ही दोनों की आंखें मिलीं। अनुपम ने एक विजयी मगर कुटिल मुस्कान दी
और बाहर की ओर निकल गया। सर प्रणाम, संजय ने प्रिंसिपल के चैम्बर में घुसकर हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे संजय, आओ बेटा, बड़ा अच्छा कर रहे हो, प्रिंसिपल ने सामने की फाइल हटाते हुए कहा। प्रणाम का आशीर्वाद नहीं दिया सर आपने, संजय ने खड़े खड़े ही कहा। रफ़ीक ने प्रिंसिपल को अब प्रणाम किया। अरे कैसी बात करते हो, बैठो तो सही। हमारे संस्कार में गुरु से नीचे ही बैठते हैं या फिर खड़े ही रहते हैं सर। कुर्सी आपके मित्रों के लिए ही ठीक है, हमारे तो सभी मित्र हैं। कहाँ सर, अगर मित्र होते तो अभी तक आशीर्वाद दे दिए होते। जीते रहो भाई, लो रफ़ीक अब आशीर्वाद दिया। प्रिंसिपल साहब ने रफ़ीक की ओर देखकर हंसते हुए कहा। जीत के रहो, ये आशीर्वाद देते तो ज़्यादा खुशी होती हमें सर, रफ़ीक ने अब की तंज से कहा। जिस पर प्रिंसिपल थोड़ा असहज हुए लेकिन फिर मुस्कुरा कर रह गए। एक समस्या है सर, संजय ने हाथ मलते हुए कहा। देखो संजय, मैं समझता हूँ तुम्हारी समस्या। ज्योति का दुख मुझे तुमसे ज़्यादा है। प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन बात को समझो, अनुपम पर कोई केस नहीं है, तुम लोगों ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की। ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई कैसे? प्रिंसिपल साहब ने समझा कि संजय इस बात की शिकायत लेकर आया है कि अनुपम अब भी विश्वविद्यालय का छात्र कैसे है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर संजय मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर प्रिंसिपल साहब को देखने के बाद बोला, गुरुजी एक बात कहेंगे? सुन लीजिए। 10वीं में थे जब एक दिन गीला अंडरपैंट पहन लिए थे, जांघ में एक्जिमा हो गया, खुजलाते खुजलाते परेशान रहते थे। जितना खुजलाते समस्या उतनी बढ़ती जाती। लोग बाग आप ही की तरह सहानुभूति देते, दवा बताते, मगर समस्या तो मेरी थी, समस्या से मुक्ति भी हमें ही ढूंढनी थी। सो एक दिन रसायन विभाग के लैब से एसिड उठाए और घर आकर जांघ पर भपका दिए। दर्द से जी होठ सब कट गया, चमड़ा जल गया। 15 दिन उठ बैठ नहीं पाए, मगर समस्या खत्म हो गई, संजय ने एक सांस में कहा। फिर पल भर को रुका और कहना जारी रखा। इसलिए गुरुजी, वह लड़का आपकी समस्या नहीं है, मेरी समस्या है। हम स्वयं सिद्ध करेंगे उसे। आपको दूसरी समस्या के लिए कष्ट दिया है, संजय ने कहा। कहो भाई। शिवपालपुर के शंभू शरण जी को जानते हैं आप? हाँ, अच्छे व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं। प्रिंसिपल साहब नाम से थोड़ा असहज तो थे, मगर बात संभाल गए। कुछ और जानकारी ज़रूर होगी। हाँ, यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 1 पर नियुक्त हैं। और कोई जानकारी यदि मिल सके? संजय ने मेज टेबल की ओर जरा और झुकते हुए कहा। विवाह की बात चलानी है क्या संजय? अरे भाई, वह उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनकी शादी हो नहीं सकती और उनके बच्चों की शादी में देर है अभी। प्रिंसिपल साहब ने खिखियाते हुए एक दफ़ा संजय को देखा और एक दफ़ा रफ़ीक को। रफ़ीक का चेहरा एकदम सख्त था। संजय ने हालांकि चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं सर, शादी वादी तो खैर आप लोगों की आशीर्वाद और मर्जी से ही होगी, मगर कहना ये था कि आप शंभू शरण जी के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। अर्थात? प्रिंसिपल साहब की भवें तन गईं। अर्थात ये सर कि शंभू शरण जी का परिचय सिर्फ यही नहीं है। शंभू शरण जी झुन्नू भैया के रिश्तेदार भी तो हैं। होंगे, लेकिन ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रिंसिपल थोड़ा सा अन्यमनस्क हुए। इसलिए सर कि शंभू शरण जी पिछले 3 चुनावों से लगातार पर्यवेक्षक नियुक्त हो रहे हैं। बेटे, उनकी छवि साफ है। उनके नाम का प्रस्ताव विश्वविद्यालय से आता है, मैं अनुमोदन कर देता हूँ, बस इतना ही। बस इतनी ही बात होती तो कोई बात ही नहीं थी सर। आपने ये बात कभी नहीं उठने दी कि उनसे हर बार बैलेट पर्ची पर चाय गिर जाया करती है, जाने या अनजाने। संजय ने प्रिंसिपल की आंख में आंख डालकर कहा, देखो, मैं नियम कायदे से बंधा हुआ हूँ, इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ।
प्रिंसिपल साहब ने चश्मा उतार कर कहा, इतना तो कर ही सकते हैं कि अगली दफ़ा जब उनका नाम आए तो अपने विवेक से अनुमोदन करें और शंभू बाबू से दूरी बनाएं, वरना आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी भी होती है। अगर बात वहां पहुंच गई तो सबके पाप खुल जाएंगे। चलता हूं सर, कहते हुए संजय उठ गया। शतरंज की बिसात में बादशाह को तब तक चिंता नहीं होती जब तक उसके आगे के खाने में प्यादा खड़ा और बगल के खाने में वजीर बैठा होता है। शंभू बाबू झुन्नू भैया के ऐसे ही प्यादे थे। थोड़े बहुत मन पत्रों का हेर फेर तो उनके बाएं हाथ का खेल था। फिर स्याही, चाय जैसी चीज़ों का भी वे काफ़ी उपयोग कर जाते थे। मगर अब जब शंभू बाबू के अनुमोदन पर प्रश्न लग गया तो झुन्नू भैया के कस बल थोड़े ढील पड़ गए। वे इतने दिनों में पहली दफ़ा तिलमिलाए। अगले पर्यवेक्षक का नाम अभी तय नहीं था, मगर इतना तय था कि उसे बोतल में उतारने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो पैसों का इंतज़ाम के लिए वे मुस्तकिन हसन के यहाँ ही पहुँचे थे। मुस्तकिन हसन ने नया मकान शहर से थोड़ा बाहर ही बनाया था और मुस्तकिन हसन इतने समझदार तो थे ही कि ये समझ सकें कि झुन्नू भैया कौन सी बात करने आए हैं। सो उन्होंने झुन्नू भैया को मेहमान खाने में न बैठाकर छत पर बैठाया था। झुन्नू भैया, हमने कभी हाथ खींचा हो तो कहें, सौदा होता रहता तो हम हर साल मदद करते ही हैं। इस साल अल्लाह की मार ऐसी पड़ी है कि सेबों में कीड़े लग गए हैं। हिमाचल वाली पार्टी कहती है कि आपके गोदामों का मसला है। हमने तो एक्सपोर्ट क्वालिटी माल दिया था, मुस्तकिम हसन ने झुन्नू भैया से कहा। यह जाहिर था कि झुन्नू भैया ने पैसे की मांग की थी। हसन साहब, मालूम होता है हम पर से विश्वास उठ गया है आपका। एतबार की बात ही क्या है झुन्नू भैया, मसला बस ये है कि एक बार सौदा उठ जाए फिर आप जो कहें, हसन साहब ने कहा। और उस कल के लड़के को मुआवजा देने में तो आपने सौदे का इंतज़ार ही नहीं किया था हसन साहब। वे तो आपके ही प्रत्याशी की कारगुजारी थी कि हमारे साहबजादे को भी बरगला गए। बच्चे की जान देखने के लिए सौदा नहीं देखना होता झुन्नू भैया। तो आपको उस कल के लड़कों का डर है और हमारी ज़बान का विश्वास नहीं हुआ। बात डर की नहीं है झुन्नू भैया, बात अक्लमंदी की है। अब देखिए ना, हमें क्या पता था कि हमारी औलाद की ही अक्ल ऐसी मारी जाएगी कि वह गैरती कत्ल जैसी चीज़ों में बैठेगा। सो अब जब हो ही गया है तो उन लड़कों को भी तो समझाना और शांत करना ज़रूरी है। ये खैरुंजी तियारजी लोगों का कॉल नहीं है झुन्नू भाई। और सच कहूँ तो मुझे उस लड़के रफ़ीक से इसरार मियाँ के लिए डर तो है ही। कल को अगर वह अध्यक्ष हो गया तो हसन साहब एक साथ ज़्यादा ही बोल गए थे। इतना सुनना झुन्नू भैया की आदत में नहीं था, मगर चूंकि पैसे की ज़रूरत यहीं से पूरी होनी थी सो वे खून का घूंट पीकर बोले, अरे आप उस लड़के की चिंता ना करें। आज के लड़के हैं, कुर्ता सदरी पहनने का शौक़ रखते हैं बस। अध्यक्षी तो बहुत दूर है हसन साहब, लड़का नामांकन ही नहीं भर पाएगा। आप बेफिक्र रहें। राजनीति बच्चों का खेल नहीं, उम्र लग जाती है। झुन्नू भैया ने घुटने पर हथेली रखकर उठते हुए बोले, वे आप देखें झुन्नू भाई, और ये नसीम हत्याकांड वाले मामले पर पर्दा करें। आप खुद आए हैं तो ऐसे भी कैसे जाने दें। मुंशी से कहकर 2 लाख भिजवा देते हैं। हसन साहब ने उठकर गले मिलते हुए कहा। गले मिलकर झुन्नू भैया बाहर की ओर निकल गए। हसन साहब झुन्नू की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें आशंका हो आई थी कि कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक होने को है। नामांकन दाखिल करने में महज 24 घंटे रह गए थे। संजय और रफ़ीक शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़कों के इंतज़ाम में 12 घंटे में के दिन को ही 24 घंटे का बनाए हुए थे।
प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। ये चुनाव महज अध्यक्ष पद का चुनाव न होकर अब वर्चस्व का प्रश्न बन गया था। छात्र भी खास बनाम आप में बट गए थे। गांव-गांव जाकर लड़कों को वोट देने के लिए कहना, उनके महाविद्यालयों तक जाने की व्यवस्था कराना, सबका नाम नोट करके उनको बस में बैठने की व्यवस्था कराना आदि कुछ ऐसे काम थे जो क्षण भर की छुट्टी नहीं देते थे। आज रात जब रफ़ीक इन्हीं व्यवस्थाओं में फारिग होकर घर पहुंचा तो उसने अपना वह मोबाइल ऑन किया जो खास उज़्मा के लिए था। अक्सर उज़्मा ही मौका देखकर फ़ोन किया करती थी, इसलिए उसने मिस कॉल जांचने के लिए फ़ोन ऑन किया। उसने देखा कि दिन में लगभग 2 बजे जब वह द्वाबा क्षेत्र की ओर व्यस्त था, उज़्मा का एक मैसेज आया था। मैसेज था, बुआ के यहाँ करीमुद्दीनपुरा जा रही हूँ, रात 9 बजे वहीं मिलिए, ज़रूरी बात है। रफ़ीक को ये पढ़कर आश्चर्य हुआ। कारण कई थे। उज़्मा उसे पहले भी मैसेज करती रहती थी, लेकिन वह अपनी खुद की तस्वीरें दीनी मैसेज जैसी सामान्य चीज़ें ही होती थीं। उसने शायद ही कभी टेक्स्ट मैसेज किया हो। ये भी ठीक बात थी कि रफ़ीक ने 2-1 दफ़ा पीछा करते हुए ही उज़्मा की बुआ का घर देखा था, मगर फिर भी बुआ के यहाँ मिलने की बात भी रफ़ीक को अजीब लगी। उज़्मा जो अपने छोटे भाई के सामने रफ़ीक से अनजान बन जाती थी, वे बुआ के यहाँ क्यों बुला रही है? फिर भी उसे लगा कि इतने दिनों की दूरी ने शायद उज़्मा को निर्भीक बना दिया हो। फिर वह उस रोज़ कह भी रही थी कि अब उसे घर वालों से डर नहीं लगता। उज़्मा को फ़ोन करने की सलाहियत रफ़ीक को नहीं थी। घर का रूढ़िवादी होना और फिर रफ़ीक और उज़्मा के बारे में घर वालों को पता होना वो समस्या थी जिस कारण रफ़ीक उज़्मा को फ़ोन नहीं कर सकता था। फ़ोन बस उज़्मा ही मौका होने पर कर लेती थी। तो यही सब सोचकर रफ़ीक ने उज़्मा को मुख्तसर का मैसेज दिया, ओके। रात के 8 बज चुके थे। करीमुद्दीन शहर से ज़्यादा दूर नहीं तो शहर के बाहर ज़रूर था और बलिया का नहीं बल्कि सीमावर्ती जिलों गाजीपुर का एक गांव था। दूरी आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं थी। रफ़ीक ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उज़्मा से मिलने निकल पड़ा। पिता से उसकी बातचीत न के बराबर थी। माँ जानती थी कि चुनाव लड़ रहा है, रात बेरात निकल ही जाता है, सो वह भी चुप रही। कच्चे पक्के रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते रफ़ीक ने शहर की सीमा पार की। गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी मोटरसाइकिल वीरान सा एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुक गई। उसने ध्यान दिया कि अभी 9 बजिया पैसेंजर के गुजरने का वक्त हुआ है। वे मोटरसाइकिल बंद कर ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आई और सांप की तेज़ी से गुजर गई। रफ़ीक ने थोड़ी देर इंतज़ार किया मगर रेलवे फाटक नहीं खुला। रफ़ीक ने सोचा कि शायद दूसरी गाड़ी आने वाली होगी। पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का तो कोई समय ही नहीं था। हाँ, माल गाड़ी हो सकती थी। यही सोचकर रफ़ीक ने कुड़ते हुए ही मगर थोड़ा इंतज़ार किया। 5 मिनट तक कोई ट्रेन नहीं आई। हाँ, अब एक काली स्कॉर्पियो ठीक उसके पास आकर रुक गई। गाड़ी को नज़रअंदाज कर रफ़ीक ने रेलवे फाटक के कर्मचारी को आवाज़ लगाई, अरे चचा, ट्रेन निकल गई, डंडा हटावा। आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। रफ़ीक झुंझलाया और स्कॉर्पियो की ओर देखते हुए बोला, बताइए, लगता है साले पाउच पीकर सो गए हैं। स्कॉर्पियो से बहरहाल कोई आवाज़ नहीं आई। रफ़ीक उतरा और रेलवे फाटक पर बने कमरे में घुस गया। घुसते ही उसने पाया कि केबिन गार्ड का मुंह हाथ बंधे वहीं बैठा हुआ है। उसे खतरे का आभास हो पाता इसके पहले ही उसने अपने पीठ पर असलहा की नाल महसूस की। नेताजी, अस्सलाम वालेकुम, एक आवाज़ आई। इस आवाज़ को रफ़ीक नहीं पहचान सका। रफ़ीक अभी जवाब भी दे पाता कि उसने पहले केबिन के बाथरूम से अनुपम को निकलते हुए देखा।
उसने रफ़ीक के पेट में घूंसा कट्टा और मोबाइल निकाला और कट्टे के लोहे से रफ़ीक की कनपटी पर वार किया। रफ़ीक को ज़ोर से ही चोट लगी, मगर वो हंस पड़ा। धोखा! हंसते हुए रफ़ीक ने उसके मुंह से बस यही निकला, जिस पर अनुपम हंस पड़ा। वह पढ़ा लिखा लड़का था। उसने इंग्लिश में कहा, लुक हु इज टॉकिंग। अपनी बारी आई तो धोखा और फरेब दिखने लगा। तूने तो जैसे अगुवाई से पहले न्योता दिया था, कहकर अनुपम ने रफ़ीक के मुंह पर फिर उसी कट्टे से वार किया। हाय अलबेली नार, अब जोर से मार, रफ़ीक ने खून थूकते हुए कहा। दोनों मगर अब रफ़ीक से उलझने को तैयार नहीं थे। रफ़ीक को काबू में करते हुए ही गाड़ी का ड्राइवर, जो कि झुन्नू भैया का कारिंदा ही था, चला आया। तीनों ने पकड़कर रफ़ीक को बांध दिया और उसे स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर डाल दिया। पिछली सीट पर किसी को बैठा देख रफ़ीक अभी भी कुछ सोच ही पाता कि अनुपम राय ने हंसते हुए कहा, साले साहब हैं आपके इसरार मियाँ, हाल चाल ले लीजिए घर परिवार का। रफ़ीक ने उसे देखते ही फिर सिर पर हाथ रख लिया। कितना पैसा खर्चा करवाओगे अब्बू का इसरार मियाँ? मार तुम्हें हम सकते हैं नहीं, दीदी फिर रोएंगी तुम्हारी, अब्बू फिर आ जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, संजय नेता फिर पैसा बना लेगा। रफ़ीक ने उलझती फंसती जुबान में कहा। होठों की सूज जाने से उसकी आवाज़ साफ नहीं आई, मगर जितनी भी आई वह इसरार को उबाल देने के लिए काफ़ी थी। उसने हाथ में लिए लोहे के छोटे से प्लेट से रफ़ीक की कनपटी पर वार किया और अब की बार इस वार के साथ ही रफ़ीक बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया। ए शाबाश, अनुपम राय की आवाज़ आई। ड्राइवर साहब, आप उतरकर इसकी गाड़ी को किसी गैरेज में ठिकाने लगाइए, यहाँ से गाड़ी लेकर हम जाएंगे, कहकर अनुपम ने ड्राइवर को वहीं उतारा। अनुपम ने रफ़ीक के मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया। अनुपम और इसरार बेहोश रफ़ीक को लेकर गाजीपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। काली स्कॉर्पियो धूल मिट्टी उड़ाती आंखों से ओझल हुई। नामांकन से पहले वाली रात कॉलेज के बाहर अनुपम राय के नाम की पोस्टर चिपका रहे मजदूर तब डर गए जब कॉलेज के बाहर लगे पेड़ के नीचे उकड़ू बैठ डाक साहब एकलाप करने लगे। आखिरकार बादशाह को 1 जुलाई 1779 को गुलाम कादिर खान ने बंदी बना ही लिया। बादशाह अपने उसी कैद खाने में कैद किए गए जिस कैद खाने में उनके ही हुक्म से कैदी बंद किए जाते थे। शैतान अब क्या करेगा, महाज जी अब क्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा।